नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी हर उस कोशिश में जुटी है जिससे लोगों तक उसकी पहुंच बढ़ सके, चाहे विकास की बात हो या फिर देश की रक्षा करने वाले शहीदों के परिवार का सम्मान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। उधर पहाड़ में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल पर दांव खेल चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस भी पूर्व सैनिकों के वोटों को साधने के लिए दांव चल सकती है। ऐसे में देखना होगा कि 2022 के महासमर में सैनिक परिवारों का आशीर्वाद किसे मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज इसी पर होगी चर्चा। साथ ही जुड़ेंगे कई मेहमान, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन राजधानी देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सैन्य सम्मान और सैन्य संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया, जिनमें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित जसवंत रावत, मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित गजेंद्र रावत और मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित मेघ सिंह गुरुंग के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जेपी नड्डा ने सैनिकों के परिजनों से संवाद भी किया, देवभूमि के वीरों को नमन किया। बात करते हैं और जब मैं उत्तराखंड की धरती पर खड़ा हूं तो ये देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हमारा हिमाचल प्रदेश भी देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। हर घर से फौज में भागीदारी करने वाले लोग इसी वीर भूमि से मिलते हैं और हम यह भी जानते हैं कि किस तरीके से फौज में आप लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सैनिकों के योगदान को याद किया और केंद्र सरकार द्वारा सीमाओं को मजबूत करने की बात कही। कंबल तक अपने देश में बनाने लगे हैं, थोक बन रहा, गोला बन रहा, बारूद बन रहा है, पेटेंट टैंक बन रहे, फाइटर जहाज बन रहा है। पहले से हम बाहर से मंगाते थे हर चीज को। वहीं सीएम धामी ने भी अपने संबोधन में देश में उत्तराखंड के सैनिकों के योगदान को सराहा। जब मैं देखता था कि किसी सैनिक का पार्थिव शरीर, कोई शहीद अगर हमारे कहीं पुंछ में, रजौरी में, कहीं दूर की किसी सियाचिन की घाटी में हो जाते थे, तो उनका जो पार्थिव शरीर आने में जो कभी कभी 3 दिन, 4 दिन, कभी 5 दिन लग जाते थे और 5 दिनों तक जो उनके घर का हाल होता था। उत्तराखंड में ज्यादातर परिवारों में कोई न कोई शख्स सेना में शामिल है और यही वजह है कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कही जाती है। सुरेंद्र दसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। उधर बीजेपी के सैनिक प्रेम को लेकर विरोधी दलों ने हमला बोला है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार भी किया है। इस तरीके की जो कवायद है वो सैनिकों को बहलाने और फुसलाने का एकमात्र प्रयास नजर आती है। यहाँ पर तमाम रणबांकुरे वीरांगनाएं मौजूद हैं, तमाम अर्धसैनिक बल के परिवार वालों के लोग मौजूद हैं। उनकी आज तक पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुध नहीं ली गई। वहीं जब आम आदमी पार्टी के द्वारा कर्नल कोठियाल जैसे एक वीर सेनानी को प्रदेश का चेहरा बनाने की कवायद की गई, तो अचानक से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आयोजन करके सैनिक जो पृष्ठभूमि के परिवारजन हैं उनको एक तरीके से बहलाने का प्रयास करती है। अपने कार्यकाल में हर बजट में डिफेंस का जो बजट है उसे कम करने का कार्य किया है। हमारे जवानों को, हमारे अधिकारियों को जो मिलने वाली सुविधाएं होती थी उनमें कटौती करने का कार्य किया है। तो अब आप जितने भी मंच पे जाके उनके साथ खड़े होने का काम करें, आप उनको उनके मन से उतर चुके हैं और आपको सैनिकों को लुभाने की जो ये आपकी झूठी कोशिश है, ये कभी अब कामयाब होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं, वो उनका कितनी हम लोगों के साथ जुड़ाव है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को पूर्व सैनिक भाइयों का समर्थन मिलता रहा है और जिस प्रकार से देश की स्थिति भी है, वह सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर इस प्रकार की शक्तियां हैं कि सारे के सारे पूर्व सैनिक और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और हमें लगता है कि सबका आशीर्वाद और सबका सहयोग हम लोगों के साथ है। और सबसे बड़ा मुद्दा में हम सवाल सैनिक कार्ड से किसे मिलेगी सत्ता, क्योंकि सवाल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर है। बीजेपी को जेपी से कौन सा फॉर्मूला मिला जिस तरीके से उन्होंने लगातार बैठकें की। सैनिक परिवारों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से
वोट को अगर गिने सैनिक परिवारों को, जिसकी तरफ गया जीत उसकी पक्की। वीर भूमि से सियासी भूमि किसकी मजबूत होगी, ये अहम सवाल है। आम आदमी पार्टी का दांव कितना कारगर पहाड़ में, ये भी चर्चा इन सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। शादाब शम्स, प्रवक्ता बीजेपी, शिशुपाल रावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, गर्मा दसौनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, उमाकांत लाखेड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही साथ देहरादून से सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करते हैं शादाब शम्स जी आपका। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तो एक बहकावा है, बहकाया जा रहा है सैनिक परिवारों को। कांग्रेस का कहना है छलावा अब तक करती आई है सैनिक परिवारों के साथ या सेना के साथ बीजेपी। देखिए राहुल भाई, दिक्कत ये कि लोग जो देश की सेना के शौर्य पे सवाल उठाते थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते थे, जब हमने सेना को फ्री हैंड देने की बात की, जब देश की सेना ने अपना लोहा मनवाया, तब ये लोग फड़फड़ाने लगे। ये कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, कभी चीन की भाषा बोलते थे। आज बहुत धन्यवाद दूंगा अपनी इस विचारधारा को, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, जिस विचारधारा ने कहा था एक संविधान एक निशान, और हमने धारा 370 हटा के जिस तरह से बताया कि किसी कीमत पर भी राष्ट्रवादी विचारधारा का ये समूह है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ किसी कीमत पर भी किसी लाइन ऑफ एक्शन से समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सेना पहले से काबिलियत थी, हमारी सेना में पहले से ताकत थी, लेकिन सेना के हाथ बंध दिए जाते थे जब वहां से आदेश मांगा जाता था कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, बताइए हमें क्या करना है। देश में ऐसी सरकार आई जो राष्ट्रवादी। ठीक है गर्मा जी, ये सम्मान इसीलिए भाजपा केवल गान बजाने का काम करती है। भाजपा ने किस तरह से सैनिकों को छला है ये आपको पता है। 1 रैंक 1 पेंशन में सैनिक जो है जंतर मंतर पर आज भी बैठे हैं आंदोलन में। उसके अलावा भाजपा ने सैन्य धाम बनाने के ऊपर जो राजनीति भाजपा लगातार कर रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे असली सैनिक तो पहाड़ों से ज्यादातर सैनिक हमारे आते हैं, तो अगर हम पहाड़ों में सैन्य धाम खोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर जनरल हनूज जिनकी समाधि है, मैं बताना जनरल हनूज के बारे में, वो हमारे वॉर हीरो हैं और राजस्थान से अपनी सारी संपत्ति बेचकर अविवाहित रहकर आजीवन उन्होंने एक सन्यासी की तरह यहाँ देहरादून में अपना जीवन व्यतीत करा। इस सरकार ने उनकी जमीन, उनकी संपत्ति को, अपने गुरु के वहां वो रहते थे, और दोनों की जब समाधि हो गई, मृत्यु हो गई, तो यहाँ की सरकार ने उसकी जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया। यहाँ तक कि विधानसभा के पटल पर हमारे उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा और हमारे केदारनाथ के विधायक मनोज रावत जी ने इस मुद्दे को उठाया कि जनरल हनूज जो हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति है, जवाब देंगे शादाब जी, पूरी प्रॉपर्टी उसको संभाल के रखना शादाब जी। तो आश्वासन समिति को भेज दिया गया। हेलो, जवाब दीजिए शादाब जी। बिल्कुल, ये झूठ की पॉलिटिक्स करती है कांग्रेस। अब ये देखिए 1 रैंक 1 पेंशन हमने जिनके पेट में अभी भी दर्द, जिससे 55-60 साल जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया। मुझसे प्रश्न पूछा गया, जरा उत्तर मैं कंप्लीट कर दूं, फिर बोलिएगा। आप लोग बोलते हैं पहले अरे संयम रखो, देश की शौर्य पे सवाल उठाने वालों को उनकी रेजिमेंट के द्वारा यहाँ पर आकर जिस तरह। अरे भाई सुनो, एक क्या ऐसी कैसे डिबेट कर भाई, ये मजाक बनाया है क्या? देखिए राहुल भाई, आपको समझना पड़ेगा कि 1 रैंक 1 पेंशन हमने जितने सैनिकों को यहाँ पर पेट्रोल आज देश को परमाणु ताकत हमने बनवाया, इन्होंने नहीं किया। देश के एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसे हमने इस देश का राष्ट्रपति बनाया, इन्होंने आके हटाने का काम किया। मैं ये कह सकता हूँ। अरे सुनो भाई, अभी चर्चा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत जी को भी जोड़ते हैं। शिशुपाल रावत जी, सीएम का तो चेहरा आ गया, यानी कि दूल्हे का तो पता है लेकिन बारातियों का पता नहीं है, और दांव ऐसा खेला गया है कि सेना के परिवारों का वोट आम आदमी पार्टी को मिले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी डिबेट की। जो सेना पे डिबेट आज हो रही है, हम सेना का सम्मान करते हैं, और हमारे साथी
बहन गरिमा दौसानी बैठी है, क्योंकि उनके हस्बैंड खुद सेना में है, तो बहुत सम्मान की बात है। लेकिन जहां तक आम आदमी की पार्टी की बात है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी ने जब से उत्तराखंड में राजनीतिक कदम रखा है, तब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों बौखलाए हुए हैं। जिस प्रकार से मैं टीवी में देख रहा था कि आपस में सेना के मुद्दे पर चिल्लाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा सेना का सम्मान किया और सेना इस देश की आन शान है, और इसीलिए हमने जो है, इसीलिए ये आरोप लगते रहे कि उन पार्टियों में आम आदमी पार्टी भी शामिल रही जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगती रही। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। कर्नल अजय कोठियाल वो शख्स हैं कि जो लीडरशिप जानते हैं। जिस प्रकार से आर्किटेक्चरल में सभी चीफ आर्किटेक्ट नहीं होते, राहुल उनका परिचय में नहीं होते, उनका परिचय में नहीं पूछ रहा। राहुल शादाब जी, इसी राहुल देखिए, दिक्कत इस बात की है कि परिचय नहीं चाहिए अजय कोठियाल जी को, परिचय नहीं चाहिए, को एक तरफ रख दीजिए। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने अराजकता फैलाई, सैनिकों का सम्मान किया है और पूरे उत्तराखंड का। ये लोग करेंगे, ये आपकी चेहरा ड्रामा दिखाएंगे। सैन्य पराक्रम पर राजनीति होगी। बेरोजगारी के, महंगाई के मुद्दे हैं, वो गौर हो गए क्या? जो आप देखिए, मैं अपनी बात, जब आप लोग बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि मुझे मेहमान हमारे साथ बने रहिए। उमाकांत सर का रुख करते हैं। उमाकांत सर जी, जितने भी विधानसभा चुनाव देखे या उससे पहले चुनाव देखा, हालांकि बात सैनिकों की होती थी, लेकिन इस बार की सियासत कुछ अलग दिखाई दे रही है सैनिक परिवारों को लेकर, उनके वोट को लेकर। आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप बेहद करीब से उत्तराखंड को देखते हैं, उत्तराखंड से आते हैं। जी जी, देखिए, सैनिक तो कोई पहली बात नहीं है कि ये 2022 के चुनाव के पहले सैनिक अचानक उत्तराखंड में आ गए और उस चुनावी मुद्दा बन गया। सैनिक तो आज़ादी के आंदोलन से पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले और भारत छोड़ो आंदोलन से पहले उत्तराखंड के सैनिकों ने पूरा उनकी वीर गाथाएं अजर अमर है, उसमें तो कोई बहस ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन पहली बार सेना को लेकर के जो मुद्दा बना है वो समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में एक राजनीतिक पार्टी अचानक आई और उसने एक कर्नल कोठियाल को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। तो इससे एक थोड़ा सा एजेंडा राजनीतिक पार्टियों का बदल गया है, क्योंकि जो सैनिक हैं उत्तराखंड के हर दूसरे तीसरे परिवार में, मेरे ही परिवार में 10-12 सैनिक हैं, तो ऑफिसर हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, बहस केवल भूतपूर्व सैनिक पर बहस होनी चाहिए, उनके कल्याण पर होनी चाहिए। लेकिन ये है कि और भी जो गम है, जिसको कहते हैं कि और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवाय, तो और भी गम है। और भी मुझे लग रहा है कि पार्टियों को ये देखना चाहिए कि जिस मकसद के लिए उत्तराखंड की स्थापना 20-22 साल पहले हुई, 20-21 साल पहले हुई, क्या वो जो सवाल हैं, वो जो मुद्दे हैं, वो रिजॉल्व हुए हैं? और क्या वो रिजॉल्व हुए हैं? और उन मुद्दों पर इनके घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला घोषणा पत्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक राज किया है, तो उनसे पूछा जाएगा कि 5 साल में आपके जो काम किए आपने वो क्या क्या है, जन कल्याण की योजनाओं का, जमीनी हकीकत क्या है, पानी की, बिजली की, पलायन की। और विपक्ष से भी निश्चित रूप से विपक्ष की क्या भूमिका थी, विपक्ष के से भी सवाल जनता पूछेगी कि भाई अगर आप आंदोलन आपने अचानक शुरू किए तो पिछले 3 साल में, 4 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, तब आपने इन सारे मुद्दों को किस रूप में उठाया और जनता ने किस रूप में लिया। ठीक है, आप चारों मेहमान बने रहिए। उत्तराखंड सुरेंद्र सिला सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, सियासत किस तरीके से करवट ले रही है सेना सम्मान या सैनिक सम्मान के साथ उत्तराखंड में?
देखिए राहुल, भाजपा के लिए सैनिक सम्मान, राष्ट्रवाद कोई नई बात नहीं है। भाजपा हमेशा अपने कार्यक्रमों में इस तरीके के कार्यक्रम करती है। राष्ट्रवाद उनका प्रमुख एजेंडा हमेशा से रहा है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो प्रबुद्ध जन हो, साधु संत हो, इनसे मुलाकात होती है। और जहाँ तक सैन्य सम्मान की बात है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैन्य सम्मान में सैनिकों के बीच में बात रखते हुए एक अंतर भी साफ किया। उन्होंने कहा हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बेहतर हैं, आप आंकड़े देखिए यूपीए के ज़माने के और एनडीए की गवर्नमेंट के वर्तमान सरकार में क्या रक्षा के बजट में किस तरह से आप चीज़ें देखते हैं। आज बॉर्डर तक सड़कें पहुंची हैं, उसका बड़ा कारण क्या है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे लीपू लेक तक सड़क बनने का काम हो, चाहे ऑल वेदर रोड के ज़रिए सामरिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण और ज़्यादा सुरक्षित करने की बात हो, तो केंद्र सरकार ने इसमें बड़ा काम किया है। ये कोई नई बात नहीं है। एक बड़ी बात जो भाजपा ने ये कही है कि जो पार्टियां अब चुनाव में आकर सैनिकों की बात कर रही हैं वो 4.5 साल तक कहाँ थी। लास्ट के अंतिम 6 महीने में अगर आप किसी आर्मी सवाल आम आदमी पार्टी से है और सवाल कांग्रेस से भी है। सम्मान कर ठीक है, सुरेंद्र बने रहिए हमारे साथ। चारों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे बड़ा मुद्दा जारी है, यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं और सुरेंद्र का रुख करते हैं। सुरेंद्र, 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहते हैं। कांग्रेस को लेकर सैनिकों के सम्मान में कांग्रेस कब कूदेगी मैदान में? देखिए बिल्कुल राहुल, ये एक ऐसा मुद्दा रहा है, भले ही कांग्रेस की नीतियां अच्छी रही हों, भले ही कांग्रेस खुद को डिफेंड करती रही हो, लेकिन कांग्रेस भी इस बात को मानेगी कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सैन्य परिवारों का जो आकर्षण कांग्रेस की ओर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो वो वोट बहुत तेजी से बीजेपी की ओर गया है और सीधे तौर पे कांग्रेस भी ये मानती है कि जिस सीट पर सैन्य बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा होता है वहां कांग्रेस के लिए अक्सर दिक्कतें आती हैं। ठीक है गरिमा जी, कारण हो सकते हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन अब ये जरूरी हो गया है। सवाल तो उठा रही हैं आप और आपकी पार्टी। नहीं देखिए राहुल जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ जितने दल बैठे हैं किसी की हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी से कम सेना के ऊपर या कांग्रेस पार्टी की सेना को लेकर नीतियां क्या रही हैं बीजेपी की भी नहीं है, क्योंकि नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो दल है, हैसियत ही नहीं है। पार्टी वो देखिए दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस को बहुत बड़ी गलतफहमी है अपने आप में। इनको ये नहीं पता, ऐसे ही नहीं कहा जाता। अरे भाई गरीब सुना ना, ये ऐसे आप चुप नहीं होती। दिक्कत इस बात की है, आप जिसको कहते हैं कि हम किसी एक दल के साथ राहुल नहीं हुए जी, राहुल बोलिए शादाब जी। जी राहुल जी, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी है जिसने जनरल बीसी खंडूरी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये मेरी पार्टी है। आज मेरे राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी आए हैं और सम्मान कर रहे हैं पूर्व सैनिकों का जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। ये मेरी पार्टी है जिसने एक सैनिक पुत्र आदरणीय पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री बनाया। हमने पूरे समाज को आगे बढ़ाने की बात करी। हम जब तक कांग्रेस शासन में थी तब तक कभी आपने सेना तो हमेशा कभी आपने सेना और धन को इस तरह से राजनीति में दखल देते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज शर्म की बात है कि सैनिक जो है वो वहाँ -50 डिग्री में अपनी -50 डिग्री में अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन यहाँ जो गाल बजाने वाले राजनीतिक दल बैठे हैं उनको शर्म नहीं आती कि अपनी जान हथेली पर लेकर शिवपाल जी, एक सवाल आपसे भी है छोटा सा। अभी तक बिजली फ्री हो रही थी, आध्यात्मिक राजधानी की बात कर रही थी, अब सैनिक वोटर को लुभाने की इतनी कोशिश भ्रमित है या फिर आप लोग टारगेट कर रखे हैं? करना क्या है? देखिए सर, हमने तो वोट बैंक की कोई बात नहीं की, ना कोई वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस बौखलाए हुए आपस में बहस कर रहे, उससे लगता है कि वाकई में हमने एक ऐसे जाबाज को मैदान में उतार दिया जिससे बीजेपी कांग्रेस दोनों बौखला रखी है। ये अगर सेना की बात करते हैं, अब मुझे एहसास हो रहा है, पहले हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार की बात करते थे और कुछ टाइम पे बीजेपी ने भी जो शिक्षा का बजट बनाया था या सेल्फी विद स्कूल खींच के हमने इन्होंने स्कूलों में पेंटिंग का काम किया था। अब ऐसा हो रहा है कि जब इनके चेहरा जो आपने घोषित किया उत्तराखंड में पदार्पण, चेहरा जो आपने घोषित किया सीएम कैंडिडेट का, तो आखिर कैसे ना मान लें कि सियासी नजर आपकी
सेना के परिवारों, सैन्य परिवारों को लेकर है। कर्नल अजय कोठियाल वो शख्स है, इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि पाकिस्तान की 2 गोलियां आज उनके शरीर में जिंदी है, और ऐसे शख्स को अगर आदमी ठीक है, उमाकांत सर, संक्षेप में आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड बचा है हमारे पास, बस क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये है कि जो सैनिक हैं वो सैनिक तो सबके हैं, पूरे उत्तराखंड के, पूरे देश के। तो सैनिकों के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये कोई जायज़ बात नहीं है कि हम चुनाव आते हुए सैनिकों को वोट बैंक पॉलिटिक्स। वो तो सैनिक तो तब भी रहेंगे जब बीजेपी का शासन नहीं रहेगा, तब भी सैनिक रहेंगे, और उसके बाद भी सैनिक रहेंगे, पहले भी सैनिक थे। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इस मुद्दे पर ये इतना बड़ा जो एक राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। और ये दूसरी बात ये है कि ये जो चुनाव 2022 का होने जा रहा है, ये बड़ा यूनिक चुनाव अपने आप में हो रहा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए एक नई छोटी ताकत, वो क्षेत्रीय ताकत नहीं है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी का एक एक्सटेंशन काउंटर है। दिल्ली से दूसरे प्रदेशों में उनकी सरकारें उन्होंने चुनाव लड़े, सरकार तो दिल्ली में ही उनकी है। तो ये पहली बार उत्तराखंड में एक यूनिक प्रयोग होने जा रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पहली बार थोड़ी चुनौती मिल रही है, और वो उसका ये देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पर, आने वाले चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सुरेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब जायज है, लेकिन जिस तरीके से सैन्य सम्मान की बात हो रही है, हालांकि सेना के जवान सबके लिए बराबर है, लेकिन अब सियासतदान एक नई चीज जोड़ रहे हैं कि सियासत में भी सब कुछ जायज है। हालांकि 2022 चुनाव आते आते किस तरीके से और सियासी दांव देखने को मिलेगा, इससे साफ जाहिर होता है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।